रोहन और प्रिया एक पुराने शहर में घूमने गए थे। वहां पर उन्हें एक पुराना बाजार दिखा। उस बाजार में उन्हें एक कठपुतली दिखाई दी। वह कठपुतली बहुत अजीब थी। ये कठपुतली बहुत अजीब है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसकी आंखें मुझे ही देख रही है। ये लग तो मुझे भी बहुत अजीब रही है, लेकिन ये बहुत पुरानी है। शायद इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है। चलो, मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। आपको ये कठपुतली पसंद नहीं आई क्या? देखिए तो ये कितनी प्यारी है। इसका नाम रानी है। बहुत कीमती है ये। कीमती? क्या मतलब? ये कठपुतली जानती है कि तुम अपने मन में क्या सोचते हो। अच्छा, तब तो ये कठपुतली नहीं, जरूर कोई आत्मा होगी। यह सच है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम इसे खरीद कर देख लो। ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। क्या पता इसे खरीदते ही मेरी किस्मत ही पलट जाए। नहीं रोहन, मुझे इनकी बातें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। मत खरीदो इसे। तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखो ये कठपुतली तुम्हारे साथ रहेगी हमेशा। प्रिया ने रोहन को वो कठपुतली खरीदने से मना किया, लेकिन रोहन पर तो मानो जैसे कोई सम्मोहन छा गया और रोहन ने उस कठपुतली को खरीद लिया और वो दोनों अपने घर आ गए। लेकिन जब वे रात में सो रहे थे तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तुम मेरे हो। कौन है? कौन है यहाँ? रोहन के चिल्लाने की आवाज से अचानक प्रिया की भी नींद टूट गई। उसने रोहन की ओर देखा तो वो बुरी तरह पसीने से भीगा हुआ था, मानो उसने अभी अभी कुछ बहुत खतरनाक देख लिया हो। क्या हुआ रोहन? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ, वो बस बुरा सपना आ गया था। सो जाओ तुम, सब ठीक है। अगले दिन रोहन और प्रिया को घर में अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी। रोहन, मुझे लगता है कि ये कठपुतली हमें डरा रही है। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा वहम है बस, ज्यादा मत सोचो। रोहन भी जानता था कि जब से वो कठपुतली घर में आई है तब से घर में कुछ तो अजीब हो रहा है, लेकिन वो प्रिया को ये सब बोलकर उसे डराना नहीं चाहता था। इसलिए वो प्रिया को ये सब उसका वहम बताकर बात को टालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक रात रोहन अपनी स्टडी टेबल पर बैठा अपने लैपटॉप पर ऑफिस की प्रेजेंटेशन बना रहा था कि तभी उसे कठपुतली अपने कमरे में रखी कुर्सी पर बैठी दिखाई दी। नहीं, इसे तो मैंने अलमारी में रखा था, तो ये चेयर पर कैसे आ गई? मैं तुम्हारे साथ हूँ। कठपुतली की ये आवाज सुनकर रोहन की रूह कांप गई। तभी वो कठपुतली धीमे धीमे कदमों से चलती हुई रोहन की गोद में आकर बैठ गई। रोहन ने डर के मारे कठपुतली को फेंक दिया, लेकिन वो फिर से उसके सामने आ गई। तुम मुझे नहीं फेंक सकते। उन आवाजों से प्रिया की भी नींद टूट गई और अपने सामने का ये नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रोहन, ये क्या हो रहा है? रोहन, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे तो उस कठपुतली ने उन्हें रोक लिया और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैंने कहा ना, तुम मेरे हो। रोहन और प्रिया उस कठपुतली से बेहद बुरी तरह डर चुके थे। वो दोनों वहां पर ही फंस गए। कठपुतली उनके चारों ओर बड़ी ही तेजी से गोल गोल घूमने लगी। रोहन, ये हमें मार डालेगी। रोहन, रोहन। तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रोहन ने दोनों की जान बचाने के लिए अपने कमरे में रखी चेयर से उस कठपुतली पर वार किया, लेकिन रोहन उस कठपुतली का सामना नहीं कर सका। कठपुतली ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, तुम मेरे हो। रोहन और प्रिया ने कठपुतली से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर जगह थी। रोहन और प्रिया अपने ही घर में कैद होकर रह गए थे। उनकी मदद करने वाला भी वहां पर कोई नहीं था। कुछ दिन तो वो दोनों एक कमरे में कैद रहे, लेकिन कुछ दिन बाद कठपुतली ने उन्हें अलग कर दिया। रोहन को एक कमरे में और प्रिया को दूसरे कमरे में कैद कर दिया। उन दोनों को अब किसी तरह की मदद की कोई उम्मीद नहीं थी।
रोहन कमरे में बेहोशी की हालत में था। तभी उसने अपने पास प्रिया को देखा। प्रिया, तुम यहाँ पर आ गई? रोहन, मैं तुम्हारी हूँ। प्रिया? हाँ। रोहन ने प्रिया को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कठपुतली थी। रोहन ने जैसे ही उसे गले लगाया, वैसे ही उसने रोहन को मार दिया और प्रिया की सांसों का भी अंत कर दिया। कुछ दिन बाद मिस्टर शर्मा और कमला रोहन और प्रिया की लाश देखकर डर गए। मैंने उन्हें बताया था कि ये कठपुतली भूतिया है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब हमें ये कठपुतली जला देनी चाहिए। नहीं, यह खतरनाक है। हमें इसे एक सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। वो दोनों कठपुतली को लेकर वहां से जाने लगे, लेकिन जब वे कठपुतली को ले जा रहे थे तो उसमें से एक आवाज आई, मैं फिर से आऊंगी। मिस्टर शर्मा और कमला ने वह आवाज सुनी, लेकिन उन्होंने उस आवाज को नजरअंदाज किया और उस कठपुतली को जला दिया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने कठपुतली को जलाकर उसकी आत्मा को शांत कर दिया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कठपुतली की आत्मा अभी भी जीवित थी। कुछ दिनों बाद मिस्टर शर्मा और कमला को अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी। उनके घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। मिस्टर शर्मा, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि कठपुतली की आत्मा अभी भी जीवित है। एक रात मिस्टर शर्मा जब रात को पानी पीने के लिए उठे तो उन्हें वही कठपुतली दिखाई दी। मैं फिर से आ गई। नहीं! मिस्टर शर्मा ने कठपुतली की आत्मा को देखकर अपनी जान से हाथ धो दिया। कमला भी उसी रात चल बसी। अब उस घर में कोई नहीं बचा था, लेकिन कठपुतली की आत्मा अभी भी जीवित थी। वो अपने लिए नए शिकार की तलाश में थी। उस घर में घटे इन सभी हादसों के बाद उस घर की भूतिया कठपुतली के किस्से हर जगह फैलने लगे। उस घर में अब कोई भी रहना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बात अब हवा की तरह लोगों में फैल गई थी कि जो भी उस घर में कुछ दिन रुकता वो अपनी जान से हाथ धो बैठता। घर के मालिक का बहुत नुकसान होने लगा। तब से घर के मालिक ने घर को एक पुराने पुजारी को दे दिया। पुजारी ने घर में आकर कठपुतली की आत्मा को शांत करने का फैसला किया। मैं तुम्हारी आत्मा को शांत करूंगा, तुम्हारी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं फिर से आऊंगी मैं फिर से। पुजारी ने कठपुतली की आत्मा को शांत करने के लिए एक पूजा की। उसने कठपुतली की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ में आहुति दी। कुछ समय बाद कठपुतली की आत्मा शांत हो गई। घर में शांति हो गई। पुजारी ने घर को एक नए परिवार को दे दिया। वे लोग घर में रहने लगे और उन्होंने कभी भी कठपुतली की आत्मा को नहीं देखा। घर में शांति थी। लेकिन एक दिन घर के बच्चे ने एक पुराना बक्सा देखा। उस बक्से में एक कठपुतली थी। बच्चे ने कठपुतली को उठाया और उसे देखा। मैं फिर से आ गई। बच्चे ने कठपुतली को देखकर डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। उसके माता पिता ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं माना। माता पिता ने पुजारी को बुलाया, जिसने पहले कठपुतली की आत्मा को शांत किया था। पुजारी ने आकर देखा कि कठपुतली फिर से जीवित हो गई है। यह तो बड़ा ही आश्चर्य है। मैंने इस कठपुतली की आत्मा को मोक्ष दिला दिया था, फिर भी यह फिर से जीवित हो गई। पुजारी ने कठपुतली की आत्मा को फिर से शांत करने का फैसला किया। उसने दोबारा से घर में पूजा की और कठपुतली की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए फिर से एक यज्ञ किया। लेकिन इस बार कठपुतली की आत्मा नहीं मानी, वह बेकाबू हो गई। पुजारी जी ने सोचा कि यह कठपुतली की आत्मा को शांत करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि इस कठपुतली की आत्मा को शांत करने के लिए कुछ और करना होगा। पुजारी ने एक पुराने ज्योतिषी से संपर्क किया, जिसने बताया कि कठपुतली की आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष मंत्र की आवश्यकता है। इस मंत्र को पढ़ने से कठपुतली की आत्मा शांत हो जाएगी, लेकिन यह मंत्र बहुत खतरनाक है। इसे पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो सकता है। पुजारी ने सोचा कि वो इस मंत्र को पढ़ेगा और कठपुतली की आत्मा को शांत करेगा। उसने अपनी तैयारी की और मंत्र को पढ़ने के लिए बैठ गया।
जैसे ही पुजारी जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर में एक अजीब सी हवा चलने लगी। कठपुतली की आत्मा ने पुजारी को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुजारी नहीं रुका। पुजारी ने मंत्र को पूरा पढ़ दिया और कठपुतली की आत्मा शांत हो गई। घर में शांति हो गई। पुजारी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और कठपुतली की आत्मा को मोक्ष दिला दिया। लेकिन जैसे ही पुजारी जी ने मंत्र पूरा पढ़ा, वो गिर गया और उसकी आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया। वह घर तो अब भूतिया कठपुतली से मुक्त हो गया, लेकिन उसके लिए पुजारी जी को अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। कमरे में लड़की रो रही थी। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तभी लंबा घूंघट डाले औरत उस लड़की के करीब आ गई और उसे अजीब तरीके से छूने लगी। ये देख लड़की घबरा गई। उसने कहा, एक औरत होकर एक लड़की के साथ ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी लड़की जोर जोर से चीखने लगी। मेले में स्टेज के सामने लोगों की भारी भीड़ थी। सभी परेशान हो रहे थे कि मंचली अब तक क्यों नहीं आई। मंचली का डांस देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। इधर मंचली अपने सिर में लंबा घूंघट डाले खून से सने हाथों को स्टेज के पीछे धो रही थी और फिर कुछ देर के बाद वह स्टेज पर आई और झूम कर नाची। इंस्पेक्टर गुंजन शर्मा लड़कियों की हो रही मौत की घटना से काफी परेशान थी। पिछले कुछ दिनों में 7 लड़कियों की मौत ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी। लड़की के गायब होने की शिकायत पर गुंजन शहर से दूर बसे कस्बे में आई हुई थी। गुंजन ने वहां मौजूद लोगों से कहा, आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सुधा, रघुनाथ जी की पोती के बारे में हमें कुछ इम्पोर्टेंट सुराग हाथ लगे हैं। हम बहुत जल्द ही सुधा को खोज लेंगे। यह कहते हुए गुंजन वहां मौजूद कुछ लड़कों के पास गई जो शायद अपने परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। गुंजन ने उनके पास जाते हुए कहा, अरे तुम सभी ने बजाना क्यों बंद कर दिया? चलो मुझे भी कुछ सुनाओ। वे सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने लगे। कुछ देर के बाद अचानक गुंजन उठी और बांसुरी बजा रहे एक लड़के को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तेरा क्या नाम है बे? सूरज। गुंजन ने सूरज से पूछा। चल बता, सुधा कहाँ है? मैडम, मैं कुछ नहीं जानता। गुंजन ने पास ही चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी निकाली और उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। काफी पिटाई करने के बाद सूरज गिड़गिड़ाता हुआ गुंजन के पैरों पर गिर गया। सूरज ने कहा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। चल बता, रघुनाथ की पोती कहाँ है? मैडम, वो जोरावर के साथ आज रात शहर जाने वाली है। गुंजन ने उससे सारी डिटेल ले ली और कहा, बाबा अभी आपकी पोती शहर के अंदर ही है। उम्मीद है कि हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। रास्ते में कांस्टेबल वर्षा ने गुंजन से पूछा, मैडम आपको कैसे पता चला कि बांसुरी वाला लड़का बाबा की पोती के बारे में जानता है? मुझे पहले से ही शक था कि जरूर इन्हीं लोगों के बीच का ही कोई है। इसीलिए जब मैंने कहा कि उनकी पोती का सुराग मिल गया है तो मेरा निशाना बिल्कुल सटीक लगा। जब दोबारा सभी अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे तब बाकियों की धुन तो सही थी, लेकिन सूरज ही ऐसा था जो बिल्कुल बेसुरा बजा रहा था। तभी मुझे यकीन हो गया कि वो कुछ न कुछ जानता जरूर है। मैडम जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो चुटकी में पूरा केस ही सॉल्व कर दिया। यही गैंग है जो लड़कियों को मार रहा था। कुछ सोचते हुए गुंजन ने कहा, नहीं वर्षा, ये कातिल नहीं है। असली कातिल अभी भी हमारी पकड़ से बहुत दूर है। रात का समय था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। रिमझिम बारिश हो रही थी। मेले में डांस परफॉर्मेंस देने के बाद राजा अपने दोस्त मनोज के साथ लौट रहा था। मनोज ने कहा, आज तो मजा ही आ गया मेरी मंचली। तूने तो आज ऐसी धूम मचाई कि सब वाह वाह करने लगे। बेटा अब तो तेरा शो हिट हो गया। मनोज ने हंसते हुए कहा। एक मोड़ पर मनोज राजा से बोला, ठीक है राजा, कल मिलते हैं। ध्यान से जाना, कहीं इस लिबास में तुझे देखकर गुंडे तेरे पीछे ना लग जाएं। और फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। राजा आगे बढ़ा ही था कि तभी राजा को उसके साथ साथ किसी औरत के चलने का एहसास होता है। राजा पीछे मुड़ा। उसने देखा कि उसके पीछे लंबा घूंघट डाले हुए एक औरत मौजूद है।
राजा ने चौंकते हुए कहा, आप कौन है बहन जी? आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? उस औरत ने राजा के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वो औरत धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ने लगी। राजा के करीब पहुंचते ही वो औरत राजा के शरीर में समा गई। अगले ही पल राजा पूरी तरह बदल गया। उसने अपने सिर पर लंबा घूंघट डाला और मुस्कुराने लगा। अगले दिन पुलिस को एक और लाश मिली। गुंजन कातिल को पकड़ने के लिए बेताब हो रही थी। रात के समय गुंजन जीप ड्राइव करती हुई जा रही थी। उसकी जीप एक सुनसान जगह पर पहुंची। पता नहीं क्यों गुंजन को इस जगह कुछ अजीब सा लग रहा था। गुंजन ने जीप बंद की और आसपास घूरने लगी। गुंजन वहां वॉक कर रही थी, तभी अचानक उसने चूड़ियों की हल्की खनक सुनी। वहां कोई तो जरूर था। गुंजन अलर्ट हुई और आ रही आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। वो आवाज स्कूल की खंडहर हो चुकी पुरानी बिल्डिंग से आ रही थी। उस खंडहर में संभले कदमों से वो बढ़ रही थी। गुंजन ने कमरे का दरवाजा खोला। वो अंधेरे कमरे में बढ़ी ही थी कि तभी एक औरत उस पर टूट पड़ी। उस औरत ने गुंजन पर ताबड़तोड़ वार किया और उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया। जोरदार किक गुंजन को लगी और गुंजन सीधे दीवार से जाकर टकरा गई। गुंजन जमीन पर ही बैठी हुई थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। वो औरत वहां मौजूद एक लड़की की ओर तेजी से लपकी और उसके शरीर को अजीब ढंग से नोचने लगी। लड़की चीख रही थी। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर गुंजन को होश आ गया। गुंजन ने अपनी सर्विस गन उस औरत पर फायर कर दिया। गोली लगते ही औरत तेजी से भागी और खिड़की का कांच तोड़कर वहां से निकल गई। गुंजन ने उसका पीछा किया, वो उसे पकड़ ना सकी। गुंजन ने देखा कि खिड़की के टूटे कांच में उस औरत के कपड़े लिपटे हुए थे। गुंजन ने उन कपड़ों को अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद कपड़ों की जांच रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में पता चला कि ऐसे कपड़े गरबा डांसर पहनती है। यहाँ के लोकल लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। गुंजन ने वर्षा और पूरी पुलिस टीम को यह बात पता लगाने का ऑर्डर दिया कि यहाँ कौन सी औरत इस तरह के कपड़े पहनती है। कई दिनों तक वर्षा और पुलिस की टीम भटकती रही। फिर एक दिन वो सभी मेले में पहुंचे। मंजली डांस कर रही थी। वर्षा ने देखा कि उसने सेम वैसा ही कपड़ा पहना हुआ था जैसे कि उन्हें तलाश थी। वर्षा ने यह भी देखा कि मंजली की कमर पर पट्टी लगी हुई थी। यह घाव ताजा था। वर्षा मंजली तक पहुंच पाती उससे पहले ही भीड़ मंच की ओर बढ़ गई और इस अफरा तफरी के माहौल में मंजली कहीं गायब हो गई। वर्षा ने सारी डिटेल्स गुंजा को भेजी। पूरी टीम मंजली को खोज रही थी। गुंजन टीम से अलग मंजली की खोज करती हुई एक सुनसान जगह पर बने मकान में पहुंची। यहाँ काफी अंधेरा था और कमरे काफी तंग थे। कमरों को पार करती हुई गुंजन बढ़ी रही थी कि तभी उसने किसी लड़की की आवाज सुनी। गुंजन ने उस कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर गई। गुंजन ने देखा यहाँ वर्षा बंधी हुई मिली। उसकी हालत काफी खराब थी। गुंजन उसकी ओर बढ़ने ही वाली थी कि तभी घर के कोने से आवाज आई। आ गई तू? मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रही थी। गुंजन ने देखा कि चारपाई पर एक औरत बैठी थी। गुंजन ने कहा, कौन हो तुम और तुम मासूम लड़कियों को क्यों मार रही हो? वो सब तो मेरी सहेलियां थी। मैं तो उनके साथ घर घर खेल रही थी। इस खेल में मुझे बड़ा मजा आता है। ये कैसा खेल है जिसमें तुम मासूम लड़कियों को मार रही हो? घूंघट वाली औरत गुंजन के पास पहुंची। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में लटकी हुई थी। उसने कहा, अरे देखो, आज तो बहुत मजा आने वाला है। आज तो मेरे पास 2 सहेलियां हैं। आज मैं तुम दोनों की पति बनूंगी और अब मैं जो भी कहूंगी तुम्हें वो करना होगा। उसकी बातें और उसके लहजे को देखकर वो गुंजन को कोई पागल लग रही थी। गुंजन ने उससे कहा, लेकिन मैंने तो तुझे गोली मारी थी, तू बच कैसे गई? कौन ये? मरियल राजा? जब तक मैं इसके अंदर हूँ ये नहीं मरने वाला। मैं तेरे साथ खेलूंगी, लेकिन पहले अपने बारे में तो कुछ बता। मौत से पहले मेरा नाम रोहन था। मुझे ये नाम कभी पसंद नहीं आया। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने अपना नाम रोहिणी कर लिया। मुझे बचपन से ही लड़कियों की तरह सजने संवरने का शौक था। इस तरह बर्ताव करने की वजह से
लड़कियां मुझसे दूर भागने लगी। मैं जिन लड़कियों को अपना दोस्त मानती थी वो भी मेरा मजाक उड़ाने लगी। एक दिन मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आ बसी और लड़कियों को अपनी बातों में उलझाकर अपने साथ लाती और उनके साथ खूब खेलती। एक दिन मैं एक लड़की के साथ खेल रही थी। उस दिन भी मैं उसका पति बनी हुई थी, लेकिन ना जाने क्यों उसने सुहागरात के समय मेरे सीने में खंजर घोंप दिया और मैं मर गई। चल, अब बातें बहुत हो चुकी। अब मैं इस सोई हुई लड़की का पति बनती हूँ, उसके बाद तेरा पति बनूंगी। तब तक तू आराम से बैठ। गुंजन को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। रोहिणी वर्षा की ओर बढ़ने लगी। तभी गुंजन ने उसकी पीठ पर एक लात मारी। वह काफी गुस्से से गुंजन की ओर पलटी और उसे बुरी तरह मारने लगी। रोहिणी उसे जमीन पर धोबी के कपड़ों की तरह पटक रही थी। रोहिणी ने गुंजन के सीने में एक लात मारी। गुंजन सीधे दीवार तोड़कर दूसरे कमरे में जा गिरी। जमीन पर गिरी और दर्द से कराह रही गुंजन ने देखा फर्श पर अजीब पैटर्न्स के बीच तंत्र मंत्र का सामान रखा था और उनके बीच कलश के ऊपर एक नींबू रखा हुआ था। गुंजन भागने की कोशिश के दौरान तंत्र मंत्र के सामान पर गिर गई। गुंजन के गिरते ही रोहिणी भड़क उठी। उसने गुंजन को बालों से पकड़ा और उसे हवा में लटका दिया। गुंजन ने भी मौका पाकर उसके सिर से घूंघट हटा दिया और देखा कि ये एक आदमी है। ये राजा था जिसके अंदर उस शैतान रोहन की आत्मा समा चुकी थी। गुंजन ने रोहिणी के सीने में लात मारी और खुद को उससे दूर किया। गुस्से में आकर रोहिणी ने गुंजन को जान से खत्म करने के लिए चाकू उठाया और उसकी ओर बढ़ने लगी। गुंजन उससे बचने की कोशिश में एक बार फिर तंत्र मंत्र के बने पैटर्न्स पर कूद गई। गुंजन ने नोटिस किया कि वह जब भी पैटर्न्स पर जंप करती है ठीक उसी वक्त शैतान की दर्द से चीख निकल रही थी। रोहिणी ने गुंजन को बहुत मारा और उसका पैर तोड़ दिया। रोहिणी गुंजन को खंजर से मारने ही वाली थी कि तभी गुंजन ने कलश के ऊपर रखे नींबू पर निशाना लगाया और फायर किया। नींबू में गोली लगते ही राजा एक और गिर गया और उसके शरीर से रोहिणी की आत्मा बाहर आ गई। तेज धमाके के साथ रोहिणी की आत्मा राख में बदल गई। कुछ देर बाद वर्षा का सहारा लेकर गुंजन उस घर से बाहर निकली। वहां अब तक पुलिस भी आ चुकी थी। मौतों का सिलसिला खत्म हो चुका था। राजा बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार था। गुंजन को राजा की हकीकत पता थी, लेकिन वो कानून के सामने राजा की बेगुनाही को साबित ना कर सकी। अगर आपको हमारी यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो और भी अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।